ठंड में 5 जुगाड़ू बहुओं की पहाड़ों में रसोई। माँ, मैं चारा काटने जा रहा हूँ, मुझे खुरपी देना तो। मुझे भी पहाड़ों से लकड़ी लानी है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ये लो, आप ये झोला पकड़ो जरा। हाँ बेटा, ये ले खुरपी और साथ में पानी भी। और ठंड बहुत है तो अपने पिताजी का ये टोपा भी ले जा। अरे नहीं नहीं माँ, ये टोपा पिताजी को ही दो, उम्र के हिसाब से उन्हें ज्यादा जरूरत है। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं। अब तुम ये झोला दो मुझे और इसमें से मेरे मोजे ढूंढ कर दे दो। पर ये मोजे तो फट रहे हैं, इसमें तो ठंडी हवा नहीं रुकेगी। तुम अभी यही दे दो, गांव में तो चलता है, थोड़े पैसे कमा कर बाद में नए मोजे खरीद लेंगे। सभी आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि इतने में पुष्पेंद्र अपनी पत्नी कला को आवाज लगाता है। अरे नीलम, इधर आना जरा। जी बोलिए महेश के पिताजी, क्या हो गया है? मुझे लगता है कि आज बड़े भैया के घर के बंटवारे की बात कर ही लेते हैं, ताकि हमारे 5 बच्चे भी अपनी अपनी गृहस्थी देखें। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। नीलम और पुष्पेंद्र आपस में निर्णय लेकर अगले दिन अपने भाइयों से बात करते हैं। रामलाल भैया, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम घर का बंटवारा कर लें, ताकि हमारे बच्चे अपनी गृहस्थी स्वयं संभाल सकें। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम पुष्पेंद्र? ये घर जिसमें तुम रह रहे हो ना, ये घर मेरा है, तुम्हारे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अरे देखो रामलाल भाई, हम लोगों इन पर दया खाकर यहाँ इतने दिनों से रहने दिया, पर इनकी हिम्मत तो देखो, घर में हक मांग रहे हैं। अरे तुम फटीचर का, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैंने तो कहा था रामलाल जी आपसे कि एक दिन ये लोग हक मांगेंगे, लेकिन आप नहीं माने। तुम सब लोग आज ही इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं है। अरे रामलाल भाई, ऐसा मत करो, हम लोग इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, हमें क्या। रामलाल और उसकी पत्नी पुष्पेंद्र के पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देते हैं और घर का दरवाजा जोरों से लगा देते हैं। पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? काका जी ने हमें घर से बाहर निकालकर बहुत बुरा किया है। हाँ भैया, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। रामलाल और उसकी पत्नी का क्रूर व्यवहार सभी के मन में खटास पैदा कर देती है और सभी का गांव में रहने का मन भी उठ जाता है। क्यों ना हम लोग पहाड़ों में ही अपना घर बसाएं? हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं, हम वहीं पर रहेंगे। पर भाभी, पहाड़ यहाँ से बहुत दूर है, इतनी ठंड में हमें पहुँचने में बहुत समय लग जाएगा। बेटा, अब मेरा मन बहुत दुखी है, मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। बहू सही कह रही है, हम पहाड़ों पर ही रहेंगे। पुष्पेंद्र का पूरा परिवार अपना कुछ सामान लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ता है। अंधेरा होने को था, जिस कारण उन्हें रात बीच रास्ते में ही गुजारनी होती है। भाभी, मुझे तो यहाँ बीच रास्ते में बहुत डर लग रहा है और ठंड भी लग रही है। अरे कला, तुम घबराओ मत, और ये लो मेरी शॉल ओढ़ लो, ठंड कम लगेगी तुम्हें। पूरे परिवार को बर्फीली ठंडी हवा में बीच रास्ते में भटकते हुए ही रात गुजारनी पड़ती है। सभी लोग उठ जाओ, सुबह हो गई है। देखो सूरज की इस रोशनी की लालिमा को। हाँ भाई, अब जल्दी से पहाड़ों की ओर चलते हैं, हमें घर भी बनाना है। परिवार के सभी लोग जैसे तैसे पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। इतने में धीरज बोलता है। अरे भाभी, हम यहाँ पहाड़ों पर तो आ गए हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि नया सीमेंट का घर बनवा सके। अरे देवर जी, हम लोग यहाँ पर लकड़ी का घर बनाएंगे, जैसे सभी पहाड़ी लोगों का घर बना होता है। हाँ भाभी, पर हम लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? पास में ही एक जंगल है, वहाँ से हम लोग लेकर आएंगे। पर हमारे पास तो कुल्हाड़ी नहीं है। हाँ जेठ जी, कुल्हाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, देखिए इन पहाड़ों पर पत्थर तो है ना, हम इन पत्थर को घिस कर कुल्हाड़ी बना लेंगे। अरे वाह एकता, ये बात तो सही कही है तुमने। चलो भैया, हम दोनों साथ में मिलकर कुल्हाड़ी बनाने का काम करते हैं। हाँ, ये लो पत्थर, अब तुम इसे आकार दो, मैं तब तक छोटी लकड़ी लाता हूँ। दोनों भाइयों ने हाथ से ही कुल्हाड़ी बना ली और फिर सभी मिलकर जंगल की ओर निकल पड़े। इन पहाड़ों पर तो कितनी ठंड है, मेरी उंगलियां तो जम रही हैं। जितनी जल्दी आप लकड़ी काटेंगे उतनी जल्दी ही हम घर बना पाएंगे। सभी भाई और भाभी मिलकर जंगल से लकड़ी लाते हैं और पहाड़ों पर अपना घर बना लेते हैं। बहू, तुमने जुगाड़ से घर तो बना लिया, पर इसे गर्म रखने के लिए हम क्या करेंगे? इन पहाड़ों पर ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ, अब हम क्या करेंगे? हम 5 जुगाड़ू बहुओं को ही कुछ करना पड़ेगा। अब पहले तो पत्थरों की घर के बाहर एक अंगीठी बना लेते हैं ताकि रसोई बना पाए, फिर घर को गर्म करने के लिए कुछ करते हैं।
ये लो शीला भाभी, ये 4 चौखुंटा पत्थर। हाँ, और मैं गांव जाती हूँ, वहाँ से गोबर और पीली मिट्टी ले आती हूँ। पहाड़ों पर गोबर और मिट्टी न मिलने पर एकता गांव में गोबर और पीली मिट्टी लेने जाती है। बड़े अकड़ कर गांव छोड़कर गए थे ना, आप क्यों आए हो यहाँ पर? काकी जी, आपकी नियत में खोट है। हमारा घर आपने हथियाया है। वो तो ससुर जी के कारण हम बिना कुछ कहे चले गए थे, और ये गांव आपका नहीं है जहाँ हम ना आ सके। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से। एकता गांव से गोबर और पीली मिट्टी झोले में भरकर ले आती है और सभी बहुएं मिलकर पत्थर की अंगीठी तैयार कर लेती हैं। अरे बहू, इस लकड़ी के घर के अंदर तो बर्फीली ठंडी हवा साए साए करके आ रही है। हाँ पिताजी, आशा और मैं आज ही इसका भी कुछ जुगाड़ करते हैं। घना भाभी, हम एक काम करते हैं, दीवारों के बाहरी हिस्से में सूखी घास, गोबर और पीली मिट्टी को मिलाकर लगा देते हैं, जिससे कि हवा घर के अंदर ना आ सके। हाँ आशा, ये सही कह रही हो तुम। 5 बहुएं मिलकर सूखी घास, गोबर और पीली मिट्टी गांव से पहाड़ों की ओर लाती हैं और उन्हें मिलाकर घर के बाहर लगा देती हैं। क्यों ना घर की दीवारों को अच्छा बनाने के लिए गेरू से डिजाइन बना दूं मैं? अब 5 बहुएं गोबर और मिट्टी से घर में डिजाइन बनाती हैं और गेरू से कलर कर देती हैं, जिससे देखकर ससुर कहता है, वाह बहू, तुमने तो कमाल कर दिया है। और ये घर के बाहर गेरू से कितनी सुंदर डिजाइन बनाई है तुमने। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मेरी तो इन गेरू से बनी सुंदर डिजाइन से नजर ही नहीं हट रही है। वाह, अब घर तो और सुंदर लग रहा है। अब खाने को भी कुछ दे दो। आप राशन लाए? हाँ, आज घास काट कर हम 5 भाइयों को 500 रुपए मिले हैं, जिससे एक दिन का राशन आ पाया है। हमारे पास तो बर्तन भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, किसमें खाना बनाएंगे? हमारे पास बर्तन नहीं है तो क्या हो गया, पीली मिट्टी तो है ना, हम उसके बर्तन बना लेंगे। शीला झोले में रखी पीली मिट्टी ले आती है और उसे बर्तन का आकार देकर अंगीठी में उस बर्तन को पकाकर बर्तन बना लेती है। वाह शीला, बर्तन तो बहुत ही अच्छे बने, और ये करछी तो कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, और आप इस हांडी को देखिए, मैंने इस पर गेरू से डिजाइन बनाई है। अरे वाह, मेरी 5 जुगाड़ू बहुओं, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब जल्दी से खाना बना लो। 5 बहू घर के बाहर बनी खुली रसोई में चूल्हे को जलाती है। वहीं घना सब्जी काटती है तो आशा उन सब्जियों को धो लेती है और कला आटा मारती है। एकता फटाफट रोटी उतार देती है। लाइए, मैं सब्जी रोटी को अंदर घर में रख देती हूँ। हाँ, ये लो सब्जी और ये रोटी का डिब्बा और ये पत्ते की बनी इको फ्रेंडली पत्तल भी। एकता आशा की दी हुई सभी चीजों को घर के अंदर लेकर आती है और पूरा परिवार मिलकर खाना खाता है। माँ, अब सभी भाई दिहाड़ी पर जा रहे हैं। पता नहीं इतनी ठंड में आज दिहाड़ी करने को मिलेगी या नहीं। हाँ, पता नहीं क्या होगा माँ। हमारे झोले और खुरपियाँ दे दो और कुल्हाड़ी भी दे देना। पता नहीं आज कैसा काम मिलेगा। हाँ बेटा, ये लो झोला, खुरपी और कुल्हाड़ी। सभी भाई दिहाड़ी की चिंता में पहाड़ों से निकल जाते हैं। तो वहीं बहुएं आपस में सोचती हैं, अब हमारा क्या होगा? हम गांव छोड़कर पहाड़ों के बीच में तो आ गए हैं। हाँ, अब हमें भी घर खर्च के लिए कमाना ही होगा, लेकिन क्या करेंगे ऐसा हम? मुझे हाथों से ऊन के मोजे बनाने आते हैं, क्यों ना हम इन्हें बनाकर बेचें? हाँ, मगर हम ऊन भी कहाँ से लाएंगे? लाला जी के खेत में कपास होती है, हम वहीं से वो लेकर आ जाते हैं और हाथों से उनसे ऊन बना लेते हैं। वाह शीला, क्या आइडिया दिया है तुमने। अब 5 बहुएं लाला जी के खेत में लाला जी से ऊन के लिए बोलती हैं। लाला जी, क्या मैं ये कपास ले जा सकती हूँ? अरे क्यों, ये फ्री का है क्या? क्यों पूछ रही है? ले जाऊं है? हाँ, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मगर आप कहेंगे तो आज की ये घास मैं काट देती हूँ, जिसके बदले आप मुझे कपास दे देना। हाँ ठीक है, ये ठीक है। लो खुरपियो, शुरू हो जाओ। शीला लाला जी के खेत में घास काट कर कपास ले लेती है और घर चली जाती है। ये लो घना भाभी, मैं कपास ले आई हूँ, अब आप मोजे बना सकती हैं। अरे वाह शीला, तुमने आज मेरे लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है, धन्यवाद तुम्हें। अरे नहीं नहीं भाभी, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। घना शीला के लाए हुए कपास से मोजे बनाती और उसे गांव में बेचने जाती है। आओ आओ, ऊन के बने गर्म हाथों और पैरों के मोजे ले लो। अरे वाह घना, तुमने तो कमाल कर दिया। ये मोजे कितने गर्म हैं और दिखने में भी कितने सुंदर हैं। मुझे ये नीला वाला देना। हाँ ये लीजिए, 50 रुपए हुए इसके। ये लो 50 रुपए घना। हाँ नीलम भाभी, ये हाथ से बनी हुई हैं, ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। एक एक करके उस दिन गांव की कई महिलाओं ने घना की बनाई चीजें खरीदी, जिससे कि घना की उस दिन बिक्री काफी हुई और घना की उम्मीदों में नया मोड़ आया। वहीं दूसरी तरफ घर में
माँ जी कितनी बर्फ गिर रही है और इतनी ठंड में नीचे गांव में से पानी लाना पड़ता है। हाँ बहू, अब गांव में से पानी लाना तो पड़ता है और हम कर भी क्या सकते हैं। क्यों ना मैं इस बाहर गिर रही बर्फ को इस बड़े पतीले में डालकर गर्म कर लूं। जुगाड़ू आशा के इस जुगाड़ को सुनकर सभी ने हामी भर ली और अब उनकी ठंड में पानी लाने की समस्या खत्म हुई। अरे कला, बहुत जोरों की भूख लगी है, लाओ खाना रख दो। आप लोग आज का राशन लाए? नहीं, आज ज्यादा बर्फ गिरने के कारण सिर्फ कल्पेश को ही 100 रुपए की दिहाड़ी मिली है। अब इन 100 रुपए से क्या ही राशन आएगा। आप चिंता मत कीजिए देवर जी, ये लीजिए 400 रुपए, इसे मिलाकर राशन ले आइए। पर इतने पैसे आए कहाँ से भाभी? वो घना भाभी ने हाथों से बने ऊन के मोजे बनाकर आज गांव में बेचे हैं, जिससे कि ये पैसे मिले हैं। ठंड से कांपते हुए कल्पेश हाथों में 2 झोले लिए बर्फीले पहाड़ी रास्ते से होकर गांव की दुकान पर पहुंच जाता है। भैया जरा 2 किलो चावल और 2 किलो आटा और 1 किलो दाल देना। जी हाँ, ये लीजिए कल्पेश भैया, और याद रहे पिछला थोड़ा हिसाब बाकी है। हाँ भैया, याद है मुझे, मैं अगली बार दे दूंगा। ठीक है कल्पेश भैया। कल्पेश दोनों झोलों में राशन भरकर घर ले आता है और सभी बहू खुली रसोई में खाना बनाने जाती हैं। अरे भाभी, आज ज्यादा बर्फबारी के कारण चूल्हा जल ही नहीं रहा है, कुछ तो करना होगा हम जुगाड़ बहुओं को। शीला, ये लो तिरपाल, घर में रखी थी, अब इसे खोलो और लकड़ी के डंडे रसोई के चारों ओर लगा दो। शीला रसोई के चारों ओर लकड़ी गाड़कर उस पर तिरपाल लगा देती है, जिससे बर्फ अब चूल्हे पर नहीं गिर रहा था। लाओ, मैं ये सब्जी काट देती हूँ। मैं चावल इस मिट्टी की हांडी में चढ़ा देती हूँ। मैं अब रोटी बना लेती हूँ। इस प्रकार से सभी बहुएं आपस में मिलकर खाना बनाकर पूरे परिवार के साथ भोजन करती हैं। आज कुछ कमाया नहीं है और भाभी की कमाई से खाना पड़ रहा है। ब्रिजेश की बात सुनकर सभी बहुएं भावुक हो जाती हैं और सोचती हैं, क्यों ना हम सभी बहुएं मिलकर कुछ काम करें। हाँ, पर क्या कर सकते हैं? हमें तो सिर्फ खाना बनाना आता है और घना भाभी को गर्म मोजे। क्यों ना हम पहाड़ों पर ही एक छोटी सी खाने की रसोई डालें। सभी बहुएं एकता की बात से सहमत होती हैं। पर हम लोग पैसे कहाँ से लाएंगे और खाना बनाने के लिए जगह और सामान? हम लोग पहले कुछ काम ढूंढते हैं। लाला जी के यहाँ से चारा काटेंगे और हम दिहाड़ी करके अपनी रसोई के लिए पैसा जुटा लेते हैं। सभी जुगाड़ू बहू घर का काम निपटाकर दिहाड़ी के काम के लिए आपस में बातें करने लगती हैं। सभी बहू को अलग अलग काम मिलता है। मैं ऊन के बने मोजे और मफलर ही बेचूंगी। मुझे लाला जी के यहाँ चारा काटने का काम मिला है, मैं खुरपी लेकर जाती हूँ। मैं चाय के बागान में चाय पत्ती तोड़ने जा रही हूँ। कल ही मुझे पड़ोसन ने बताया था कि वहाँ मजदूर की जरूरत है। मुझे धर्मशाला की सफाई का काम मिला है, मैं ये बड़ी झाड़ू ले जा रही हूँ। सभी बहुओं को छोटा मोटा काम मिल जाता है। कुछ दिन काम करने के बाद बहुएं अपने जुगाड़ से रसोई बनाती हैं। मैं इन मिट्टी के बर्तनों को अपनी रसोई पर लाती हूँ और एकता भाभी आप ये चूल्हा उठाकर ले आइए। हाँ, मैं ये मिट्टी का चूल्हा और साथ में लकड़ी भी लाती हूँ। अब बैठने के लिए क्या करें, कुर्सियां तो बहुत महंगी पड़ेंगी। अरे आशा, ये देखो, इन पहाड़ों ने हमें निवास स्थान दिया है, तो इन पत्थरों की बड़ी शिला को हम बैठने के लिए अपनी रसोई में रख देते हैं। इतनी बड़ी पत्थर की शिला हम कैसे उठाएंगे? अरे शीला, हम 5 जुगाड़ू बहू मिलकर लाएंगे। सभी जुगाड़ू बहुएं पत्थरों की 2 बड़ी शिला बैठने के लिए ले आती हैं और रसोई के अंदर आसपास रख देती हैं और बीच में लकड़ी की टेबल रख देती हैं। अब हम नाम का बोर्ड कैसे लगाएंगे? बाजार से बनवाएंगे तो बहुत महंगा होगा। ये लो, इस लकड़ी के बने बोर्ड पर कोयले की सहायता से नाम लिख दो और हम फिर इसे लगा देते हैं। वाह आशा भाभी, क्या आइडिया है, मैं अभी फटाफट से नाम लिख देती हूँ। एकता लकड़ी के बोर्ड पर कोयले की सहायता से उस पर 5 जुगाड़ू बहुओं की रसोई का नाम लिख देती है और काम स्टार्ट करती है। पहाड़ों पर आया एक कपल टूरिस्ट आता है। 5 जुगाड़ू बहू की रसोई? अरे वाह, नाम तो कितना डिफरेंट है। अब यहाँ का खाना टेस्ट करके भी देखा जाए। हाँ भैया, हम 5 बहुओं की रसोई है जिसका सेटअप हमने जुगाड़ लगाकर किया है। अच्छा, तो आज पहाड़ी खाने में क्या स्पेशल है? अभी शुरुआत में मड़ुए की रोटी, झंगोरे की खीर और पहाड़ी दाल है। अरे वाह, सभी नया नाम है। हाँ? एक काम करो, सभी 2 प्लेट लगा दो, हमें पसंद आएगा तो और 2 प्लेट ले लेंगे। ये लो घना भाभी, खाखरे की पत्तल ये इको फ्रेंडली भी है और ये शहरी लोगों को पसंद भी आएगी। हाँ लाओ पत्तल, मैं इस पर खाना लगा देती हूँ। घना टेबल पर पत्तल रखती है और टूरिस्ट को बना भोजन बड़े ही प्यार से परोसती है। अरे वाह, क्या खाना बना है। ये तो बहुत टेस्टी है और इन पहाड़ों पर इन पत्थरों पर बैठकर भोजन का आनंद तो दुगना हो गया है।
कपल टूरिस्ट की बात सुनकर सभी बहुएं खुश हो जाती हैं। वहीं धीरे धीरे उनकी रसोई में रोज 3-4 लोग खाना खाने आते थे और एक दिन अचानक, आप लोग खाना तो बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन हम लोग पहाड़ों पर मैगी मोमोज खाने आते हैं। आप लोग भी ये बनाइए ना, इससे आपकी रसोई भी अच्छी चलेगी। सभी बहुएं अमित की बात सुनते ही खुश हो जाती हैं और सोचती हैं, ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया? क्या हम लोग इस आइडिया पर काम कर सकते हैं? अरे देर से ही सही, पर हमें अमित की बातों को मानना चाहिए और हम लोग इस आइडिया पर काम कर सकते हैं। तो हम लोग बनाएंगे बांस की पहाड़ी मोमोज, वो भी गर्मा गर्म, ताकि इतनी ठंड में सभी को खाकर मजा आ जाए। बांस के पहाड़ी मोमोज ये कैसे बनते हैं? मैंने तो पहले नहीं सुना कभी। हाँ, मोमोज को खाली बांस के अंदर डालकर स्टीम किया जाता है, जिससे उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है और बांस के कारण ये काफी टाइम तक गर्म रहते हैं। अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, मैं गांव से आज ही बांस काट कर लाती हूँ और फिर आप मुझे भी बनाना सिखा देना। आशा पहाड़ों से गांव की ओर बांस काटने जाती है और वहीं से बांस काटकर अपने पहाड़ी घर में आती है और कला इन्हें धोकर अंदर से खाली करती है। अगले दिन रसोई घर में, आओ आओ 5 जुगाड़ू बहू की रसोई में आटा, मैगी और बांस के मोमोज खाओ। आओ आओ और साथ में चाय भी पियो। आओ आओ। आसपास के टूरिस्ट घना की आवाज सुनकर वहां आते हैं। घना का आवाज लगाना सफल होता है और अचंभित होकर टूरिस्ट लोग बोलते हैं, बांस के मोमोज, ये कैसे मोमोज है? जरा एक प्लेट टेबल पर लगाना तो, हमने तो पहले ये नाम कहीं नहीं सुना। जी हाँ, ये लीजिए आपके एक प्लेट बांस के मोमोज और ये स्पेशल पहाड़ी चटनी भी, और ये प्लेट इको फ्रेंडली भी है। अरे वाह, ये तो कितना टेस्टी है। ऐसे मोमोज तो मैंने शहर में कहीं नहीं खाए। मेरे लिए एक प्लेट और लगा देना, और इको फ्रेंडली प्लेट भी कितनी सुंदर है। महिला टूरिस्ट की बात सुनकर अन्य टूरिस्ट भी प्रभावित होते हैं और खाते हैं। उनमें से ही एक टूरिस्ट महिला ब्लॉगर होती है जो इन सब चीजों की ब्लॉगिंग करती है और घना से पूछती है, आपको ये बांस के मोमोज बनाने का आइडिया कहाँ से आया? और ये इको फ्रेंडली पत्तल बनाने का भी? मुझे आपका आइडिया बहुत ही यूनिक लगा। ये आइडिया मेरी देवरानी कला ने दिया है और ये इको फ्रेंडली पत्तल खाखरे के पत्तों से बनी है। अरे वाह, आप लोग तो कमाल हैं। आपने तो नए तरीके से चीजें बना दी। सच में आप जुगाड़ू बहुओं का जुगाड़ तो कमाल का है। महिला ब्लॉगर 5 जुगाड़ू बहुओं की रसोई का ब्लॉग भी बनाती है, जिसे सोशल मीडिया पर लोग देखकर प्रभावित होते हैं और जब भी कोई टूरिस्ट आता तो महिला ब्लॉगर के ब्लॉग की बात करता। वो महिला ब्लॉगर कितनी अच्छी थी, उसकी वजह से हमारी आमदनी में वृद्धि हो रही है। भगवान उसे हमेशा खुश रखे। हाँ, और जितने भी टूरिस्ट आते हैं सभी यही कहते हैं कि हम महिला ब्लॉगर का ब्लॉग देखकर यहाँ मैगी मोमोज खाने आए हैं। हाँ, सच में मानो, वो महिला ब्लॉगर हमारे लिए किसी जादूगर से कम नहीं है। हमारा जीवन ही बदल दिया उसने। हाँ, सही कह रही हो तुम। हमारी मेहनत और हमारे जुगाड़ को अब सभी लोग देख रहे हैं। घना, इतनी ठंड में हम 5 भाइयों को रोज दिहाड़ी करने को नहीं मिल रही है और अब बड़े दिन की छुट्टी भी लगने वाली है। बड़े दिन की छुट्टी मतलब बच्चे अब छुट्टियों में सरकारी हॉस्टल से घर आएंगे। मैं उन लोगों से मिल पाऊंगी अब? हाँ, पर बच्चों का खर्चा होगा अब, और हम लोगों को इतनी ठंड में दिहाड़ी नहीं मिल रही है। हम लोग फुर्सत में रहते हैं अब। आप लोग परेशान क्यों होते हैं? हमारी रसोई पर एक महिला ब्लॉगर आई थी, उसके बाद से हमारी रसोई अच्छी चल रही है। अब हम उसे रेस्टोरेंट जैसा बनाना चाहते हैं। अरे वाह, तुम्हारा ख्याल तो सही है। अब हम लोग को यूं फ्री बैठना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो उसमें काम करने वालों की जरूरत तो होगी ही ना। क्यों ना आप सभी भाई हमारे साथ ही काम करें? ये तुम सही कह रही हो। रोज की दिहाड़ी की टेंशन भी नहीं होगी और आमदनी भी अच्छी हो पाएगी। महिला ब्लॉगर के ब्लॉगिंग से 5 जुगाड़ू बहुओं की रसोई अब रेस्टोरेंट में तब्दील हो गई, जहां का सेटअप पहाड़ी स्टाइल में किया गया, जो लोगों को और आकर्षित करता है। हम सभी भाई मिलकर लकड़ी काटने का सोचते हैं और उसे कैसा आकार देना ये तुम 5 बहुएं बता दो। हाँ, ये सही है। तो चलो काम शुरू करते हैं और इसे आज ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। मैं और महेश भाई लकड़ी काट कर लाते हैं और साथ में थोड़े एप्पल भी खाने के बगीचों से ले आते हैं। दोनों भाई गांव जाकर लकड़ी काट कर ले आते हैं और सभी भाई मिलकर टेबल बनाने में लग जाते हैं। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। इतनी मजबूत है ये टेबल तो, और इस पर ये डिजाइन किसने बनाई है? पिताजी, मैंने बनाई है इन टेबल पर ये डिजाइन। सही किया मेरी जुगाड़ू बहू तुमने। और सभी साथ में हंस पड़े और बैठने के लिए पत्थरों की बैठक बना दी। उस पर हाथ से बने डिजाइन्स वाली दरी बिछा दी, जो बहुत आकर्षित थी। क्यों ना हम हमारी इस नई दुकान में खाने की और वैरायटी बढ़ाएं, सेब की, चाय और कावा रखें। हाँ, ये सही रहेगा। इससे हमारी इनकम भी बढ़ेगी और ग्राहक भी ज्यादा आ पाएंगे। अब छोटी रसोई बड़े रेस्टोरेंट में तब्दील हो चुकी थी। खाने की अन्य वैरायटी और बैठने की व्यवस्था को देखकर अब ग्राहकों की और भीड़ लगी रहती थी।
क्यों ना हम अब अपना पक्का घर भी बना ले, ताकि हमें इन पहाड़ों पर इतनी ठंड में परेशान ना होना पड़े। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं। इतनी ठंड में अब लकड़ी के घर पर नहीं रहा जाता है और बच्चे भी हॉस्टल से आने वाले हैं। ठीक है, अगर तुम सभी लोगों को ठीक लग रहा है तो बना लेते हैं। वैसे भी मेरी तो उम्र हो गई है, कभी पक्के मकान में नहीं रहा हूँ। पुष्पेंद्र की बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है और अपने नए घर की तैयारी में जुट जाता है। मेरे घर बनाने वाले मिस्त्री से बात की है, उसने 2 लाख का खर्चा बताया, उसमें छत भी डल जाएगी। हाँ तो बनवा लेते हैं, हमारे पास इतनी बचत है भी। और हाँ, रसोई भी घर के अंदर ही बनवाना। हाँ ठीक है, और उसमें फर्नीचर भी बनवा देता हूँ ताकि तुम्हें सामान रखने में आसानी होगी। वाह, ये तो सोने पर सुहागा होगा मेरे लिए। कुछ दिन में 5 जुगाड़ू बहुओं का घर भी बनकर तैयार हो जाता है। घर में जरूरत की सभी चीजें, टीवी, फ्रिज, हीटर और रसोई में सारा सामान होता है। मेरे अपनों ने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया था। मैं धन्य हूँ कि मुझे भगवान ने इतनी अच्छी बहुएं दी हैं। मेरा आत्मसम्मान लौट आया है। अजी आप भी न क्या ये पुरानी बातें लेकर बैठे हैं। खुशी का माहौल है, खुश रहिए और हमारे नए घर में सुकून से रहिए। कला की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं और सीढ़ियों से चढ़कर नए घर में प्रवेश करते हैं और सोचते हैं कि हमने कैसा जीवन जिया था, कितना संघर्ष भरा था, पर हमने कर ही दिखाया। हमने अपना सपनों का घर बना ही लिया। इतना बड़ा घर बनाया है, जल्दी से बेड पर से उठ जाती हूँ और झाड़ू पोछा कर देती हूँ। एकता पूरे घर में झाड़ू लगा देती है तो वहीं शीला नई रसोई में सबके लिए खाना बना रही होती है। इतने में आशा बोलती है, शीला आज इतने बड़े पतीलों में खाना बनाना, आज बच्चे हॉस्टल से घर आ रहे हैं तो सभी लोग मिलकर आज खाना खाएंगे फिर। अरे वाह, फिर तो मैं आज बच्चों के लिए खीर बना देती हूँ, मेरी गुड़िया को बहुत पसंद है ये सब। मैं सब्जी काटती हूँ और सब्जी काटने के बाद मैं और चूल्हे पर पूड़ियाँ तल लूंगी। बहू रसोई में खाना बनाने की तैयारी में जुटी होती है। इतने में ही बच्चे हॉस्टल से आ जाते हैं। माँ देखो हम लोग आ गए, देखो जरा। आ गए मेरे बच्चे, कितने दिन हो गए हैं, देखो तुम्हारे लिए खीर बनाई है। खीर? अरे वाह, मुझे तो पहले बहुत दिन हो गए खीर खाए। नहीं, मुझे तो पहले, इसको बाद में देना। बच्चों की घर में चहल पहल देख पुष्पेंद्र बोल उठता है कि बड़े दिनों के बाद में इतनी खुशियां आई हैं घर में। मजदूरी के कारण बच्चों को सरकारी हॉस्टल में डालना पड़ा था। हाँ, पर अब मैं अपने पोता पोतियों को कहीं नहीं जाने दूंगी। अब ये बच्चे यहीं हमारे पास रहेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो कला। बहू और बेटे तो रेस्टोरेंट चले जाते हैं, अब हमारा मन इन बच्चों से ही लगा रहेगा। सभी घर वाले बच्चों के आने से खुश हो जाते हैं और सभी टेबल पर बैठकर गर्मा गर्म खाना खाते हैं। वाह माँ, क्या खीर बनाई है। हॉस्टल में तो वही नॉर्मल खाना मिलता था। हाँ बेटा, अब से तुम सभी बच्चे यहीं रहोगे और रोज अपनी मनपसंद का खाना खाओगे। सच में? हाँ बाबा, सच में। पहाड़ों के बीचों बीच 5 जुगाड़ू बहुओं ने अपनी रसोई से रेस्टोरेंट तक का सफर तय किया। अब 5 जुगाड़ू बहुओं की रसोई की चर्चा सभी दूर दूर होने लगी थी। तभी एक दिन अचानक से नीलम की जेठानी सीमा आती है। नीलम, मुझे माफ करना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि तुम सबको घर से बाहर निकाल दिया था। हाँ, आप लोगों से गलती तो हुई थी, हमें काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी, पर आज हम लोगों ने अपनी दुनिया बसा ली है और आप माफी मत मांगिए। आप बड़ी हैं, भले ही आप लोगों ने जो भी हम लोगों के साथ किया हो। तुम सच में बहुत अच्छी हो। भाई पुष्पेंद्र, मुझे भी माफ करना, घर के लालच में आकर मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। अरे नहीं भैया, आप ऐसा मत बोलिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ। पुष्पेंद्र, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, मुझे हॉस्पिटल में पैसा भरना है। हाँ, आपका बेटा मेरा बेटा है, ये लीजिए पैसे। मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। पुष्पेंद्र और 5 जुगाड़ू बहुएं रामलाल को माफ कर देते हैं और उनके बेटे के इलाज के लिए उन्हें काफी सारे पैसे भी देते हैं।